हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल पे। आज हम लोग जो है सीधा डिस्कशन करेंगे यूपीसीएल ए में जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और किस तरीके से जो आपको जो है क्या क्या तैयारियां करनी, इन सब चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इंटरव्यू की कॉल आई है उन्हें जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ, अच्छे से इंटरव्यू दें। ये ना पूछें कि आपके कंप्यूटर के कितने मार्क्स हैं, क्या है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि अब यहां पर केवल और केवल निर्भर करता है कि आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको कुछ भी इसके अलावा जो भी नेगेटिविटी है, किसी भी नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, कई पचड़े में नहीं पड़ना है। अपना जाना है और अपना बेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है। तो अगर हम बात करें इंटरव्यू की, इंटरव्यू क्या है और कौन कौन लेगा, कौन कौन पैनल में रहेगा। सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कई सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो इंटरव्यू है, जो हमारा टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है, जनरली आपने अगर आपको YouTube पे देखेंगे तो बहुत सारे विभिन्न संस्थानों के जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके इंटरव्यूज आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू कुछ उस तरह का होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक टेक्निकल इंटरव्यू और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ऐसा कुछ इस तरीके का इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ वाला जो इंटरव्यू है, यहाँ वाला इंटरव्यू आपका डिपेंड करता है कि आप लोग जो है अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखा के आए हैं, आप लोग एक बता के आए हैं कि आप लोग जो है टेक्निकली इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तभी जो है आपको इंटरव्यू की कॉल आई है। तो एक फॉर्मल सा एक बातचीत है, एक कह सकते हैं कि आपका 15 से 20 मिनट का, या अधिकतम मैं कह सकता हूं ऐसे हाफ एन आवर का आपका ये इंटरव्यू होगा। आपका जो है पैनल के साथ जो है डिस्कशन है, वो आपकी एबिलिटीज को चेक करेंगे, वो आपकी जो है पर्सनैलिटी को चेक करेंगे, वो आपके नॉलेज को चेक करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करेंगे, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो उन्होंने बहुत हद तक आपका चेक कर चुके हैं। तो इंटरव्यू कुछ नहीं, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है आपका। और पैनल में मैं कहूं तो 6 से 7 लोग रहेंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके चेयरमैन रहेंगे उस पैनल के, और उसके अलावा कुछ डायरेक्टर्स रहेंगे। और इसके अलावा जो सूचनाएं मिल रही है कि पन्नगर से भी जो है टेक्निकल फैकल्टी यहाँ पे बुलाई गई है। तो इस इंटरव्यू में टेक्निकल पोर्शन भी जो है आपका पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जो भी डायरेक्टर्स लोग हैं, जो एमडी साहब जो हैं, ये कहीं ना कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लोगों को ज़्यादा होता है। तो ये आपसे प्रैक्टिकल सवाल ज़्यादा कर सकते हैं। और जो पन्नगर से जो फैकल्टी बुलाई गई है, तो इसका मतलब है कि आपसे टेक्निकल बुकिश सवाल भी आपसे किए जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब कैसे कैसे सवाल होंगे इसके बारे में हम थोड़ा आगे आगे डिस्कशन करते हैं। अब क्या क्या तैयारी आपको करनी है, तो सबसे पहली चीज, मैं इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, पर्सनल के बारे में और टेक्निकल चीजों के बारे में। अगर मैं बात करूं पर्सनल के बारे में, तो पर्सनल में सबसे पहले आती है आपकी ग्रूमिंग। आप किस तरीके से तैयार होकर इंटरव्यू हॉल के लिए जा रहे हैं, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है और आपका ड्रेस सेंस क्या है। तो ड्रेस सेंस आपको फॉर्मल यूज करना है। गर्ल्स हैं तो आप जो है सूट, सिंपल सूट सलवार में जा सकती हैं, आप साड़ी में भी जा सकते हैं। और मेरा आपसे सजेशन है कि आप इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले, जिसमें आप इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं, जिस ड्रेस के साथ, वो ड्रेस एटलीस्ट 1-2 बार जरूर पहन लें, ताकि आपको जो है कंफर्ट उसमें इजीली कंफर्ट रहे। ये ना हो कि अचानक आप सरप्राइज उसे पहने और फिर जो है आपको अनकंफर्ट सा फील करने लगे। तो आप जो है उस ड्रेस को 1-2 बार जरूर देख लें। ये तो हो गई है ड्रेस के बारे में बात। अब आते हैं, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं, इंटरव्यू हॉल में घुसते हैं, तो आज की डेट में आपको पता है कोविड की गाइडलाइंस चल रही हैं। तो आप कीजिएगा कि आप कोविड की गाइडलाइंस का पूरा पालन कीजिएगा, मास्क पहन के जाइएगा। जब तक आपको इंटरव्यू मास्क उतारने को नहीं कहता है, आप अपना मास्क नहीं उतारिएगा। इंटरव्यू हॉल में एंट्री करने से पहले परमिशन लीजिएगा। और अगर आपको सीट ऑफर करते हैं तो अच्छी बात, अगर आपको सीट ऑफर नहीं करते हैं तो आपको खड़ा रहना है। जब वो आपको सीट ऑफर करे तो आप उनको थैंक यू के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ जो है उनको ऑब्लाइज कर सकते हैं। तो ये तो रही शुरू का पोर्शन। अब बात करते हैं पर्सनल में। आपसे पूछ सकते हैं आपके फैमिली ग्राउंड के बैकग्राउंड के बारे में, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इस तरह के सवाल, आपकी हॉबीज के बारे में। तो इस तरह के सवालों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मींस आपके पास कुछ भी अगर सवाल हैं, कुछ भी अगर चीज़ें आ रही है, तो आपके पास उनका एक जेन्युइन आंसर होना चाहिए। जैसे सपोज आप कह रहे हैं कि आपके 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज इंक्रीजिंग आ रहे हैं, बीटेक में इंक्रीजिंग आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है। आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग है तो क्यों डिक्रीजिंग आ रहे हैं, आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। आप क्यों इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्यों आप यूपीसीएल में ही आना चाहते हैं, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। मतलब इस तरीके के रीजन्स न दें
जब भले ही आप देना चाहें कि स्टेट की नौकरी, इस तरह के रीजंस आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। तो आपके पास एक अच्छा सा जवाब, अच्छे से फ्रेम किया हुआ जवाब होना चाहिए। अब इस जवाब में क्रिएटिविटी आप ऐड कर सकते हैं, बट ये ना हो कि इसमें आपको फेक जैसा कुछ दिखाई दे। आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग आपको लगता है क्या इस कंडीशन का बेस्ट सुटेबल आंसर हो सकता है, आप उसे तैयार कर सकते हैं खुद, जो है मतलब एक इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। देखिए यहां पे मैं आपको कहूंगा सजेस्टेड में जहां पे भी पर्सनल की बात की जाए तो आपको थोड़ा हॉनेस्टी का पालन जरूर करें, आप ईमानदार हैं। किसी क्वेश्चन का आपको जवाब आता है तो पर्सनली, मतलब ऐसा नहीं कि विद ऑनेस्टली आप उसका जवाब देने की कोशिश करें। और कई बार ये होता है कि ऑनेस्टी को थोड़ा सा साइड रखते हुए कई बार जाना पड़ता है बाहर, तो वो ऐसा लगे कि वो बिल्कुल फेक आपका आंसर लगे, ऐसा फील नहीं होना चाहिए पैनल को। आपका मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो है एक अच्छे से लगना चाहिए कि एक आर्टिफिशियल आंसर नहीं है, ये जो है एक रियल आंसर है, घाट से निकला हुआ आंसर है, इस तरीके का लगना चाहिए। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन आपसे पूछ सकते हैं, वो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आप उत्तराखंड से आते हैं तो आपको उत्तराखंड के बारे में पूछ सकते हैं, या आप जिस भी शहर से आते हैं वहाँ के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपका जो है कह सकते हैं कि आपको यही जॉब क्यों करनी है, ये जॉब टफ है, चैलेंजिंग है, इसके आपके पास आंसर्स होने चाहिए कि आप इसी जॉब को क्यों करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपसे पर्सनल में पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है जिसको फ्रेमिंग करने की कोशिश करें, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसका कुछ सिलेबस होगा, एक सिलेबस बता दिया जाए और आपका टेक्निकल हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल अपने आप में बिल्कुल अनकवरेबल है, आप टेक्निकल को कवर कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा जा रहे हैं कि एक सिलेबस में आपको बता दूँ रटा ऐसा सिलेबस, और आप सिलेबस को फॉलो करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं करना चाहता, क्योंकि टेक्निकल का जो सिलेबस है आप वो बियॉन्ड द लिमिट है, बहुत सारा सिलेबस है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। तो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ के जाना है क्या, ऐसा कुछ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? तो नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ आपसे नहीं कहना चाह रहा हूं, मगर आपको बेसिक चीजें, जिन जिन चीजों में फोकस करना है उन सब के बारे में मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, जो आपकी ब्रांच है, आपकी ब्रांच के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी ब्रांच के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और जो है आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखें तो आपका यूपीसीएल आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपका पावर सिस्टम का पार्ट है। तो आपको पावर सिस्टम जो है अच्छे से करके जाना है। मतलब पावर सिस्टम में अच्छे से करने का मतलब ये कि आपको सतही तौर पर एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपका स्किन इफेक्ट क्या होता है, फेरेंट इफेक्ट क्या होता है, लाइन टू अर्थ फॉल क्या होता है, डबल लाइन टू अर्थ फॉल क्या होता है, न्यूट्रल को क्यों ग्राउंड करते हैं, क्लॉक डायग्राम क्या होते हैं, 3 फेज 4 वायर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आपको ट्रांसमिशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको जनरेशन का नॉलेज होना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्कुल आपको जो है इन डेप्थ पूछने वाला है, या आपको जो है ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में इन डेप्थ पूछने वाला है, ऐसा भी नहीं पूछने वाला है। बट आपको बेसिक ओवरव्यू जो है आपको आपके सब्जेक्ट का होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट ही आपके कोर सब्जेक्ट वैसे भी हैं और ये आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो है आपके इस कंपनी से लिंक करते हैं। ये कंपनी यूजेवीएनएल कहें चाहे यूपीसीएल कहें, ये आपको चाहती है कि आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको अच्छे से करके जाना था। मतलब पावर सिस्टम, मशीन और मेजरमेंट सब्जेक्ट आपको करके जाना है। मतलब आपको जो है 2 वाट मीटर मेथड क्या होता है, मतलब ये नहीं कि वहां पे आपको फेजर डायग्राम बनवा रहा है, बनाने को कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। बट आपको इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपका जो है वाट मीटर पे जो है 0.5 पावर फैक्टर कब आता है, आपका जो है लो पावर फैक्टर वाट मीटर आपका जो है क्यों यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है, आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए क्या किया जाता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए क्या किया जाता है, कोई इंडक्शन मोटर अगर आपके सामने रखी हुई है तो आप उसको क्या क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सर्किल डायग्राम क्यों बनाया जाता है, आपके जो है वोल्टेज रेगुलेशन किस मशीन का बेटर होता है, किस मशीन का पोरेस्ट होता है, यूनिवर्सल मोटर का क्या एडवांटेज है, कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है और किस मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और अगर आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पे कहे, क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली आते होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको यहां पे प्रिपेयर करके जाने, मतलब सिंपल 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन यहां पे जो है आपसे टेक्निकल में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका प्रोजेक्ट और समर ट्रेनिंग, ये आप मान के चलिए अगर आपने जो है बीटेक किया है तो बीटेक में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको बीटेक की डिग्री ही इस प्रोजेक्ट के बेस पे अवार्ड हुई है। तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं होगा तो इसका मतलब आपका बीटेक कहीं ना कहीं फर्जी जैसा फील आ जाएगा। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में हल्का ओवरव्यू, अगर आपसे पूछें आपका क्या प्रोजेक्ट था,
था, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने यूज करी थी, क्या क्या बनाया था, उसका एम क्या था, उसके क्या एडवांटेज थे, उसके क्या डिसएडवांटेज थे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट से और समर ट्रेनिंग से, क्योंकि समर ट्रेनिंग ऐसा पोर्शन है, क्योंकि इंजीनियरिंग का कोई भी स्टूडेंट अगर है तो समर ट्रेनिंग को थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं। मतलब 30 दिन की समर ट्रेनिंग होती है तो समर ट्रेनिंग में 1 या 2 दिन केवल अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं। तो आपको समर ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समर ट्रेनिंग आपके प्रैक्टिकल से लिंक है। और अगर आपने समर ट्रेनिंग यूपीसीएल से, यूजेवेनल से या पिटकूल से कहीं की है, मतलब किसी ट्रांसमिशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से या जनरेशन कंपनी से की है, तो फिर तो आपको और अच्छे से स्टडी करके जाना है। क्योंकि जो आपके पैनल में जो रहते हैं, क्योंकि जो एमडी हैं या डायरेक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इन तीनों कंपनियों से लिंक हैं। इन्हें ट्रांसमिशन का बहुत अच्छा नॉलेज है, इन्हें जनरेशन का बहुत अच्छा नॉलेज है, इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा नॉलेज है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों का इनको अच्छा आइडिया रहता है। तो अगर आपने यहां से समर ट्रेनिंग करी है तो आपको समर ट्रेनिंग काफी अच्छे से एक बार दोबारा से रिकॉल करके जाना है। और एक चीज मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर दूं हर किसी स्टूडेंट को जिनका इंटरव्यू है, आप जो है इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार किसी ना किसी आपका नियरेस्ट, अगर कोई सब स्टेशन है तो सब स्टेशन में चले जाइए, कोई जनरेटिंग स्टेशन है तो जनरेटिंग स्टेशन में चले जाइए, और यदि कोई ट्रांसमिशन स्टेशन है तो उसमें एक बार आप जरूर चले जाइए। वहां पर आप एक एक कंपोनेंट को देख लीजिए कि सीटी कौन सी है, पीटी कौन सी है, आपका इंसुलेटर कौन सा है, आपका सर्किट ब्रेकर कौन सा है, आपका अर्थ स्विच कौन सा है, आपका आइसोलेटर होता कैसा है, वो दिखता कैसा है, आपका ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज साइड किस तरफ रहती है, कैसे उसे डिनोट किया जाता है, कैसे लो वोल्टेज साइड रहती है। तो अगर आप एक बार सब स्टेशन विजिट कर लेंगे बिल्कुल एक हेल्दी माइंड से, अच्छे से पहले आप उसके बारे में खुद नोट्स बना के फिर आप किसी सब स्टेशन में जाते हैं, सब स्टेशन अगर आप विजिट कर लेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं इंटरव्यू में इसका एडवांटेज रहेगा। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आपके नियर बाई कितने भी, चाहे 11 केवी का सब स्टेशन हो, चाहे 33 केवी का सब स्टेशन हो, एक बार आप सब स्टेशन को जाके देख लीजिए कि वहां पर किस तरीके से कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहां पे लगा होता है, इस तरीके की जो सर्किट ब्रेकर आपका कहां पे लगता है, सीटी आपकी कैसे कनेक्ट होती है, पीटी आपकी कैसे कनेक्ट होती है, सीटी और पीटी का कैसे यूज करते हैं, क्यों सीटी के सेकेंडरी सर्किट को जो है ओपन सर्किट नहीं रखा जाता है, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको, अगर मैं कहूंगी इन डेप्थ टेक्निकल में, तो आपको टेक्निकल में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मतलब वहां पर आपसे ऐसा नहीं होगा कि आपको कह दिया कि आप कोई जो है थ्योरम जो है आप उसको ड्रॉ कीजिए, आप थ्योरम्स का कोई, या आपको ये नहीं कहेगा आप सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए, ये आपको बिल्कुल नहीं कहने वाला है। मतलब आपको पेन पेंसिल का यूज कम से कम करना पड़ेगा, ये चीज मैं कह सकता हूं। उसके अलावा आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट जैसे हैं, चाहे आपका करंट से स्टार्ट होता है, वोल्टेज से स्टार्ट होता है, पावर से, एनर्जी से, इन सब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हमारे 3 कंपोनेंट आते हैं आर, एल, सी, इनकी वर्किंग पता होनी चाहिए, कैसे फेज लैग होता है या लीड होता है, करंट वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है, पावर फैक्टर क्या होता है। छोटे छोटे से सवाल हैं, जनरली पूछ देते हैं कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं होती है या 0 से कम क्यों नहीं होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रैक्टिकली आप इसका आंसर देख सकते हैं। आपका जो है क्या कहते हैं, क्यों आपका कैपेसिटर बैंक जो है डेल्टा कनेक्टेड होता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का क्या कंसेप्ट होता है, और घर का बिजली का मीटर आप एक बार जरूर देख के जाएं। आपका घर का जो बिल आता है ना, उसमें क्या क्या टैक्स लगे होते हैं, क्या क्या टैरिफ लगे होते हैं, उस सबको भी आप स्टडी करके जाएं। तो आपका, अगर मैं कहूं तो सब्जेक्ट में मैं समराइज करूं चीजों को, तो ये केवल इतना ही आपका हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से आनी चाहिए, आपका बीजेटी से, डायोड से, आपका मॉसफेट तक का, आपका जो है कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स का, लॉजिक गेट्स का, और आपके मार्क्स, डिमार्क्स, इस तरीके की चीजें, काउंटर्स, क्योंकि टेक्निकली अगर थोड़ा सा रहेगा तो इस पोर्शन में थोड़ा सा ये है कि आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा बहुत इन डेप्थ इन सब्जेक्ट के बारे में बेसिक ऊपर से ओवरव्यू आपका होना चाहिए। ऐसा ही सिमिलरली मैकेनिकल के लिए आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिए, जो सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट्स हैं उनका आपको बेसिक तौर पर ऊपर से नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं, इसमें ही कुछ सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई जॉब एक्सपीरियंस है या उन्होंने एमटेक किया है। तो अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस किया है तो टू बी ऑनेस्ट रहें, अपना जॉब एक्सपीरियंस एकदम सही लिखें। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि आप पैनल को इंप्रेस कर रहे हैं, इस चक्कर में आपने जो है अपना जॉब एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया है। तो अगर आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया है या चीज़ों के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो आपको पैनल तुरंत पकड़ सकता है, क्योंकि हमारी डबल एज के लोग वहाँ पर इंटरव्यू लेने बैठे हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने जो है ज़्यादा दुनिया देखी है। तो ऐसा मतलब झूठ कहने की कतई कोशिश न करें, वो आपको जो है तुरंत अगले 1-2 मिनट में पकड़ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, मतलब अपने आप में रियल रहें, फेक होने की कोशिश ना करें। हॉनेस्टली जो है आप अपने क्या करें, आपको जो भी है जैसा भी है आप ऑनेस्टली रहें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर स्किप करना है तो कैसे स्किप करें, आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे नहीं आता, कहते हैं सर मैं रिकॉल कर रहा हूं, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, इस तरीके की चीजें।
तो ये आपकी चीजें हो गई हैं। अब इसमें जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं लगता है कि जो सबसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच के हो। तो सबसे पहले आपको आपके इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, उसमें हाइड्रो का कितना पोर्शन है, थर्मल का कितना है, न्यूक्लियर का कितना है, ये आपको बेसिक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। इंटरनेट पर अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये चीजें इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली उत्तराखंड में भी आपको ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड में जो आपका इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, आपका जो है हाइड्रो का कितना है, थर्मल का कितना है, न्यूक्लियर का कितना है, और आपका यूपीसीएल आपका क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है तो यूपीसीएल के सिनेरियो के बारे में आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में। ये तो हो गया आपको उस कंपनी के बारे में हल्का सा ब्रीफ जो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के सिनेरियो के बारे में, क्योंकि आपके घर में भी कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका पंखा हो गया, प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी कैपेसिटी के बारे में और जो है इनकी क्या रेटिंग है इसके बारे में हल्का आपको ओवरव्यू होना चाहिए। करंट सिनेरियो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है कोल वाला जो इशू हुआ था इस समय पे, कोल क्राइसिस वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से लिंक है कहीं ना कहीं। भले ही हमें उत्तराखंड में उसका इफेक्ट ना देखने को मिला क्योंकि उत्तराखंड में हाइड्रो का ज़्यादा इंपैक्ट है, बट क्योंकि ये नेशनल लेवल का इशू है तो आपको जो है उसके बारे में, कोल इशू के बारे में अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। और आपका लास्ट ईयर जो तपोवन में फ्लड आई थी उस फ्लड के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्लांट्स ने उसमें जो है बहुमूल्य योगदान दिया था उस फ्लड को रोकने के लिए। तो कैसे कैसे वो फ्लड आई थी, क्या क्या चीज़ें रही, क्या उसके और कारण थे, क्या विकास होना चाहिए या आपका जो है पर्यावरण होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों से बन सकते हैं। जैसे वुमेन से, तो वुमेन से पूछा जा सकता है कि आपको पता है आपकी पोस्टिंग तो इंटीरियर में रहेगी, तो आप इस तरीके की जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो करंट में आपके क्या क्या इश्यूज हो गए हैं ये उत्तराखंड के बारे में, और आपका जो है नेशनल लेवल पे वन नेशन वन ग्रिड ये आपका देख लीजिए, क्योंकि 4 ग्रिड फिलहाल हैं। वन नेशन वन ग्रिड की अवधारणा क्या है, उसको करने से क्या फायदे हैं, क्या हमारा एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हमारे ग्रिड हैं तो कहाँ कहाँ पे हैं, इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है, हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज कितना है, हाईएस्ट जनरेटिंग वोल्टेज कितना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका स्मार्ट मीटर हो गया, प्रीपेड मीटर हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट मीटरिंग के बारे में कहा है ना कि आने वाले अगले 4-5 सालों में स्मार्ट मीटर की तरफ जो है वो करेंगे। और आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजी जो आपको लग रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंपैक्ट डाल रही हैं, उन सब के बारे में, क्योंकि करंट सिनेरियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम से कम इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले 5-6 दिन के करंट्स की न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ लें, खासकर एनर्जी से रिलेटेड अगर उसमें कुछ है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है पढ़ के आप चले जाएं तो आपको जो है हेल्प मिल सकती है। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, वो कुछ भी कहीं भी चीज़ से पूछ सकता है। वो इंटरव्यूअर के दिमाग में डिपेंड करता है कि वो आपसे कहाँ से पूछना चाह रहा है। बस यही आपका जो है स्किल्स हैं कि आप उसे अपनी तरफ कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यूअर को आपने अपनी तरफ मोल्ड करना है। आपको पता है कि आपका मशीन में कौन सा पोर्शन अच्छा है, तो आप उसे कैसे मशीन की तरफ खींच के ला सकते हैं, या कैसे आप उसे जो है पावर सिस्टम की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे आप जो है पर्टिकुलर जो उसको जनरेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा यही आपसे वो रहेगा कि आप जो है अच्छे से तैयारी करके जाएं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिएगा, बिल्कुल भी डाउन ना होने पाए। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, वो आपको लेने के लिए आपने वहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया है, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं घबराना है। आपको अगर सवालों के जवाब आते हैं तो कॉन्फिडेंसली दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। अगर नहीं आते तो आप कह सकते हैं कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सर मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको झूठ भी बोलना है, अगर आपको तुक्का भी मानना है, तो आप कह सकते हैं कि सर इस सवाल का जवाब मुझे वैसे तो नहीं आ रहा, पर क्या मैं गैस कर सकता हूँ, अगर आप परमिशन दें। अगर आपको परमिशन देते हो तो आपने अब क्या हुआ, आपने गलत भी नहीं बोला और आपने कह भी दिया, आपने उन्हें बता भी दिया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को आप इजीली स्किप कर सकते हैं। तो ये सब जो है सिंपल फॉलोइंग रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए आपका इंटरव्यू में आपका नॉलेज डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिर आप इस तरीके से अच्छे से तैयारी कर लीजिए, करंट इश्यूज को पढ़ लीजिए, आपको पर्सनैलिटी के बारे में वर्क कर लीजिए, और 1-2 अगर कहीं से हो सके तो आप मॉक इंटरव्यू जरूर दे दीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा लास्ट में मैं सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, क्या होगा, कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। गीता में भी कहा है कि कर्म करते रहो। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कर्म करते रहो, तो वैसे ही आप भी कर्म करते रहे। हमारा काम केवल कर्म करना है, हमारा इंटरव्यू को अच्छे से देना है, तो बस हमें उसी चीज़ पर फोकस करना है। और आपको उसी चीज़ पर अच्छे से अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, साथ में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो हम आपका मॉक इंटरव्यू करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।